जब किसी की हड्डी टूटती है ना, तो एक्सरे रिपोर्ट में वो टेढ़ी मेढ़ी सफेद लाइन बहुत ही साफ दिखती है। हाँ, वो फ्रैक्चर वाली लाइन। बिल्कुल। मतलब चिकित्सा विज्ञान हो या इंजीनियरिंग, वहाँ चीज़ों को देखने का नज़रिया बहुत ही सीधा होता है। या तो चीज़ें टूटी हैं या फिर नहीं टूटी हैं। कोई बीच का रास्ता नहीं होता। सही कहा। और ये जो स्पष्टता है ना, ये एक तरह का सुकून देती है। हम इंसान अपने आसपास की भौतिक दुनिया को भी इसी तरह देखने के आदी हो चुके हैं। जैसे कि कोई भारी दरवाजा हो या कोई गहना। हाँ, बिल्कुल। हम कहेंगे कि ये लोहे का भारी दरवाज़ा है या फिर ये सोने की चमकदार अंगूठी है। बाहर से सब कुछ बहुत ठोस, स्थिर और एकदम शांत लगता है। लेकिन विज्ञान का असली रोमांच तो तब शुरू होता है जब हम इस बाहरी आवरण को हटाते हैं। मतलब जब हम चीजों को आणविक स्तर पर देखना शुरू करते हैं। मॉलिक्यूलर लेवल पर। हाँ, वो लोहे का दरवाजा या सोने की अंगूठी जो आपको बाहर से इतनी शांत दिख रही है ना, असल में वो एक बहुत ही जटिल और हलचल भरी दुनिया का हिस्सा है। ओह, तो अंदर काफी कुछ चल रहा होता है। बिल्कुल। जैसे ही हम रसायन विज्ञान के चश्मे से दुनिया को देखते हैं, तो वो जो साधारण सा दिखने वाला भौतिक रूप है, वो एक पूरी तरह से नए रहस्य में बदल जाता है। और मुझे लगता है कि यही आज हमारी इस विस्तृत चर्चा का मुख्य उद्देश्य भी है। एकदम सही। आज हमारा मिशन है हमारे आसपास मौजूद इस भौतिक दुनिया को रसायन विज्ञान के नजरिए से डिकोड करना। और आज हम जिन बुनियादी सिद्धांतों पर गौर कर रहे हैं, उनका मुख्य स्रोत है एनसीईआरटी कक्षा 10 विज्ञान का वो क्लासिक अध्याय, धातु और अधातु। बिल्कुल, धातु और अधातु। मतलब ये एक ऐसा विषय है जिससे हम सभी कभी ना कभी स्कूल में रूबरू हुए ही है, लेकिन आज का हमारा ये सफर परिभाषाओं को रटने के बारे में बिल्कुल नहीं है। हाँ, रटंत विद्या से दूर रहेंगे हम। सही कहा। हम एक कदम आगे बढ़कर ये समझेंगे कि हमारे घरों की वायरिंग से लेकर तिजोरी में रखे सोने तक हर चीज के पीछे असल में कौन सा विज्ञान काम कर रहा है, क्योंकि तथ्यों के पीछे का क्यों और कैसे समझना ही असली बात है ना। बिल्कुल। और रसायन विज्ञान को समझने की सबसे पहली सीढ़ी ही उनके भौतिक गुणधर्मों को देखना है। मतलब विज्ञान में किसी भी चीज की पहचान उसके रंग, रूप और स्पर्श से ही तो शुरू होती है। देखने और छूने से। हाँ, तो अगर हम धातुओं की बात करें तो उनके दो बहुत ही विशिष्ट गुण होते हैं जिन पर हमारी पूरी औद्योगिक दुनिया टिकी हुई है। पहला है आघातवर्धिता। आघातवर्धिता, जिसे अंग्रेजी में मैलिएबिलिटी कहते हैं। बिल्कुल सही, मैलेबिलिटी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि धातु को हथौड़े से पीट पीट कर उसकी बहुत पतली चादर बनाई जा सकती है। अच्छा, जैसे वो जो मिठाइयों के ऊपर लगा हुआ चांदी का बहुत ही पतला वर्क होता है। हाँ, एकदम सटीक उदाहरण है। चांदी का वर्क या फिर वो खाना पैक करने वाला एल्यूमिनियम फॉइल, वो भी तो धातु ही है। ओह वाओ, हाँ, वो भी पीट कर ही पतला किया जाता है। और दूसरा अहम गुण है तन्यता, मतलब डक्टिलिटी। इसका अर्थ है कि धातु को खींचकर उसके बेहद पतले तार बनाए जा सकते हैं। डक्टिलिटी। स्रोत में स्तन्यता को लेकर एक ऐसा तथ्य है जो सच में हैरान कर देने वाला है। सोने वाला तथ्य? हाँ, मतलब सोना दुनिया की सबसे अधिक तन्य धातु है। वहां लिखा है कि सिर्फ 1 ग्राम सोने से, जो कि हाथ में चुटकी भर वजन होता है, उससे पूरे 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है ना कमाल की बात। मुझे तो ये सोचना भी मुश्किल लगता है कि कोई ठोस पदार्थ इतना कैसे खींच सकता है, वो भी बिना टूटे। इसके पीछे आखिर कौन सा तंत्र काम कर रहा है जो सोने को इतना लचीला बना देता है? देखो, इसके पीछे धातुओं की बहुत ही खास आणविक संरचना का हाथ है और उनके बीच बनने वाले धात्विक बंध का, जिसे हम मेटालिक बॉन्ड्स कहते हैं। अच्छा, मेटालिक बॉन्ड्स। इसे समझने के लिए आप धातुओं के परमाणुओं की कल्पना करो। धातुओं के परमाणु क्या करते हैं कि वो अपनी बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ढीला पकड़ कर रखते हैं। मतलब कसके नहीं पकड़ते? नहीं, तो जब बहुत सारे परमाणु एक साथ आते हैं तो ये बाहरी इलेक्ट्रॉन्स किसी एक परमाणु के पास नहीं टिकते, बल्कि वे एक साझा इलेक्ट्रॉन के समुद्र की तरह पूरे धातु में बहते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन का समुद्र? ये तो बहुत ही काव्यात्मक लग रहा है। हाँ, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं इसे। और इस इलेक्ट्रॉन के समुद्र के बीच में धनात्मक चार्ज वाले धातु के आयन तैरते रहते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये कोई सख्त ईंटों की दीवार जैसी चीज नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये एक तरह की गतिशील व्यवस्था है। जब हम सोने को हथौड़े से पीटते हैं या उसे खींचते हैं तो उसके परमाणु एक दूसरे से अलग होकर टूटते नहीं हैं, बल्कि उस इलेक्ट्रॉन के समुद्र के वजह से परमाणुओं की परतें एक दूसरे के ऊपर आसानी से फिसल जाती हैं। ओ, तो वे टूटते नहीं, बस फिसल जाते हैं। हाँ, वे अपनी जगह बदल लेते हैं, लेकिन उनके बीच का आकर्षण बल बना रहता है।
और यही कारण है कि 1 ग्राम सोना बिना टूटे 2 किलोमीटर लंबे तार में बदल जाता है। ये तो किसी जादुई मिट्टी या मैजिकल क्ले की तरह हो गया, जिसे कितना भी खींचो वो अपनी पकड़ ही नहीं छोड़ती। सही कहा। और भौतिक गुणों की इस सूची में एक और दिलचस्प गुण है, ध्वनिक, या जिसे सोनोरिटी कहते हैं। सोनोरिटी मतलब आवाज करना। हाँ, जब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती हैं तो वे एक गूंजने वाली आवाज पैदा करती हैं। इसीलिए सदियों से मंदिरों के घंटे या स्कूलों की घंटियां धातुओं से ही बनाई जाती रही हैं। लकड़ी या पत्थर से नहीं बनती। बिल्कुल। और शुद्ध रूप में धातुओं की अपनी एक विशिष्ट धात्विक चमक भी होती है। अच्छा, अगर हम इस तस्वीर का दूसरा पहलू देखें तो हमारे पास अधातुएं भी तो हैं। हाँ, नॉन मेटल्स। जैसे कार्बन हो गया, सल्फर या ऑक्सीजन। तो क्या अधातुओं की दुनिया धातुओं से बिल्कुल अलग है? एकदम अलग है। ये आम तौर पर या तो गैस अवस्था में पाई जाती हैं या फिर ठोस अवस्था में। लेकिन ठोस होने के बावजूद इनमें कोई चमक नहीं होती है। चमकहीन होती हैं। हाँ, और सबसे बड़ी बात, इनमें वो आघातवर्धीयता या तन्यता नहीं होती। अगर आप सल्फर या कोयले के टुकड़े पर हथौड़ा मारेंगे तो वे चादर बनने के बजाय टूटकर बिखर जाएंगे। मतलब वे बहुत भंगुर होते हैं, ब्रिटल होते हैं। बिल्कुल। लेकिन प्रकृति को शायद एक सीधी लकीर पर चलना पसंद नहीं है। हमारे स्रोत में ऐसे कई अपवाद दिए गए हैं जो इन सारे नियमों को चुनौती देते हैं। अपवाद तो विज्ञान का मजा है। सच में। जैसे कि आयोडीन एक अधातु है, फिर भी वो चमकीला होता है। और कार्बन का एक रूप हीरा है। अब हीरा अधातु होते हुए भी दुनिया का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ माना जाता है। सही बात है। और कार्बन का ही एक और रूप है ग्रेफाइट, जो हमारी पेंसिल की नोक में होता है। वो अधातु होकर भी बिजली का सुचालक है। देखो, प्रकृति की ही अपवाद ही तो विज्ञान को इतना रहस्यमय बनाते हैं। हर अपवाद के पीछे एक गहरा रासायनिक कारण छिपा होता है, जो हमें उनकी आणविक संरचना के बारे में और भी बहुत कुछ सिखाता है। लेकिन इन अपवादों में एक नाम मुझे सबसे अलग नजर आता है, पारा, जिसे हम मरकरी कहते हैं। हाँ, पारा, ये तो मेरा पसंदीदा अपवाद है। मेरा सवाल ये है कि अगर धातुओं की सबसे बड़ी पहचान ही उनकी कठोरता और ठोसपन है, तो पारा कमरे के तापमान पर तरल क्यों रहता है? मतलब क्या इसके परमाणुओं के बीच वो इलेक्ट्रॉन का समुद्र वाला नियम काम नहीं करता? पारे की कहानी बहुत ही रोचक है। देखो, पारा है तो एक धातु ही, लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना बाकी धातुओं से थोड़ी अलग होती है। कैसे? पारे के परमाणुओं की बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो नाभिक से बहुत मजबूती से बंधे होते हैं। अच्छा। बाकी धातुओं की तरह ढीले नहीं होते, बिल्कुल नहीं। और इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स उस साझा समुद्र में आसानी से हिस्सा ही नहीं लेते। नतीजा ये होता है कि पारे के परमाणुओं के बीच बनने वाले धात्विक बंध बहुत ही कमजोर होते हैं। ओह, तो इसका मतलब है कि उनके बीच का आपसी खिंचाव इतना कमजोर है कि कमरे के सामान्य तापमान की गर्मी भी उस बंध को तोड़कर उन्हें तरल बनाए रखने के लिए काफी होती है। एकदम सही पकड़े हैं। ऊष्मा की बहुत मामूली सी मात्रा भी उन कमजोर बंधों को ढीला कर देती है। इसलिए पारा ठोस रूप धारण नहीं कर पाता और कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में बहता रहता है। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि सिर्फ बाहरी रूप रंग और भौतिक गुणों को देखकर हम किसी भी तत्व की असली पहचान नहीं कर सकते। बिल्कुल, भौतिक गुण तो धोखा दे सकते हैं। तो ये जानने के लिए कि असल में कौन सी धातु रासायनिक स्तर पर कैसा व्यवहार करे, भी हमें उनका एक तरह का पर्सनैलिटी टेस्ट करना होगा, है ना? हाँ, एक पर्सनैलिटी टेस्ट। विज्ञान की भाषा में इस व्यक्तित्व परीक्षण को हम रासायनिक व्यवहार कहते हैं। केमिकल बिहेवियर। इसमें ये देखा जाता है कि कोई विशेष धातु हवा में मौजूद ऑक्सीजन, पानी या फिर अलग-अलग अम्लों के साथ कैसे प्रतिक्रिया करती है। और इसी रासायनिक व्यवहार का गहराई से अध्ययन करने के बाद वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूची तैयार की है, जिसे सक्रियता श्रेणी या रिएक्टिविटी सीरीज कहा जाता है। हाँ, रिएक्टिविटी सीरीज। मुझे तो ये सक्रियता श्रेणी किसी हाई स्कूल की रेसलिंग चैंपियनशिप या ताकत के प्रदर्शन वाली सूची जैसी लगती है। रेसलिंग चैंपियनशिप? वो कैसे? मतलब इस सूची में धातुओं को उनके गुस्से या कहें उनकी क्रियाशीलता के आधार पर घटते क्रम में रखा गया है। जो सबसे उग्र हैं वे सबसे ऊपर और जो एकदम शांत हैं वे नीचे। ये उपमा बहुत अच्छी है। तो इस सूची के शीर्ष यानी टॉप पर बैठे हैं पोटेशियम और सोडियम, सबसे बड़े पहलवान। हाँ, ये दोनों धातुएं इतनी उग्र और अति संवेदनशील होती हैं कि हवा या नमी के संपर्क में आते ही भयानक रूप से प्रतिक्रिया करती हैं, तुरंत आग पकड़ लेती हैं। हाँ,
सोडियम का एक छोटा सा टुकड़ा भी अगर पानी में फेंक दिया जाए तो वो धमाके के साथ जलने लगता है। बाप रे। स्रोत में बताया गया है कि सोडियम की इस आक्रामकता को काबू में रखने के लिए उसे केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है, मिट्टी के तेल में। हाँ, लेकिन यहाँ मेरा एक स्वाभाविक सा सवाल है, अगर सोडियम इतना ही खतरनाक और उग्र है तो वो केरोसिन के अंदर जाकर कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं करता? मतलब केरोसिन में ऐसा क्या रसायन है जो सोडियम को पूरी तरह से शांत कर देता है? देखो, केरोसिन में सोडियम को शांत करने का कोई जादुई रसायन नहीं है। अच्छा। बल्कि ये एक भौतिक अवरोध का काम करता है, एक फिजिकल बैरियर। सोडियम को प्रतिक्रिया करने और आग पकड़ने के लिए हवा की ऑक्सीजन या पानी की नमी की सख्त जरूरत होती है। और केरोसिन मूल रूप से एक हाइड्रोकार्बन है, इसके अंदर न तो पानी होता है और ना ही ऑक्सीजन गैस घुली होती है। ओह, तो केरोसिन असल में उस उग्र पहलवान को एक ऐसे बंद कमरे में लॉक कर देता है जहां उसका कोई विरोधी मौजूद ही नहीं है। बिल्कुल, वो सोडियम के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना लेता है जिससे हवा और नमी उस तक पहुंच ही नहीं पाते। ट्रिगर नहीं मिलेगा तो विस्फोट भी नहीं होगा। क्या बात है। और अगर हम इस सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे की तरफ जाएं तो वहां हमें क्या मिलता है? वहां हमें मिलते हैं सोना और चांदी। सबसे शांत पहलवान। हाँ, ये धातुएं इतनी शांत और स्थिर है कि बहुत अधिक तापमान होने पर भी ये ऑक्सीजन या पानी के साथ कोई प्रतिक्रिया नहीं करती। तभी तो हजारों साल पुराने खजानों से निकलने वाले सोने के आभूषण आज भी वैसे ही चमकते हैं। वे कभी काले नहीं पड़ते या उन पर जंग नहीं लगता। सही कहा। और इसी सक्रियता श्रेणी की ताकत का एक बहुत ही शानदार प्रदर्शन हमें विस्थापन प्रतिक्रिया में देखने को मिलता है। विस्थापन प्रतिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ, ये बिल्कुल आपके उस रेसलिंग वाले नियम की तरह ही है जहां एक अधिक ताकतवर पहलवान कमजोर पहलवान को रिंग से बाहर फेंक देता है। अच्छा, तो रसायन विज्ञान में ये कैसे काम करता है? इसमें एक अधिक अभिक्रियाशील धातु किसी कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन से बाहर निकाल देती है और उसकी जगह खुद ले लेती है। मतलब उसे धक्का मारकर बाहर कर देती है। इसका कोई उदाहरण? लोहे और कॉपर सल्फेट का उदाहरण इसे बहुत अच्छे से समझाता है। देखो, कॉपर सल्फेट का विलयन गहरे नीले रंग का होता है। ठीक है। अगर उसमें लोहे की एक कील डाल दी जाए तो धीरे धीरे विलयन का नीला रंग गायब होने लगता है और उस कील पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सक्रियता श्रेणी में लोहा कॉपर से ऊपर है। इसका अर्थ है कि लोहा कॉपर के मुकाबले अपने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ने के लिए ज्यादा बेताब रहता है। लोहा ज्यादा ताकतवर है। हाँ, तो लोहा अपने इलेक्ट्रॉन्स देकर कॉपर सल्फेट में से कॉपर को बाहर धकेल देता है और खुद सल्फेट के साथ जुड़कर आयरन सल्फेट बना लेता है। ये पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन्स के लेन देन की लड़ाई है। ताकत के इस खेल के बाद अब कुछ ऐसे रसायनों की तरफ चलते हैं जो सीधे सीधे ताकत से नहीं बल्कि कूटनीति से काम लेते हैं। कूटनीति मतलब? अब तक हमने धातुओं के जो सामान्य नियम देखे हैं उनमें एक नियम यह है कि धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्षारकीय ऑक्साइड बनाती हैं, मतलब बेसिक ऑक्साइड्स। हाँ, ये तो सामान्य नियम है। लेकिन प्रकृति के खजाने में कुछ ऐसे रसायन भी हैं जो दोनों तरफ से खेलते हैं, मतलब वो एसिड और बेस दोनों की तरह व्यवहार कर सकते हैं। ओह, आप उभयधर्मी ऑक्साइड की बात कर रहे हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। हाँ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। इन उभयधर्मी ऑक्साइड्स को हम रसायन विज्ञान का चतुर कूटनीतिज्ञ या डिप्लोमैट कह सकते हैं। डिप्लोमैट्स, हाँ, ये नाम इन पे बहुत सूट करता है। ये ऐसे ऑक्साइड हैं जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ प्रतिक्रिया करने की क्षमता रखते हैं। मौके और सामने वाले रसायन के हिसाब से ये अपना रूप ही बदल लेते हैं। और इनकी ये जो आणविक संरचना है ना, वही इन्हें ये विशेष क्षमता देती है। मैं समझाती हूँ कैसे। बताइए। जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड किसी शक्तिशाली अम्ल के संपर्क में आता है तो वो एक क्षार की तरह व्यवहार करने लगता है और अम्ल के प्रभाव को खत्म करके लवण और पानी बनाता है। और अगर सामने कोई क्षार आ जाए तो? वहीं दूसरी ओर जब उसके सामने कोई शक्तिशाली क्षार आता है तो वो अपनी भूमिका बदलकर अम्ल की तरह काम करने लगता है। वाह! ये पर्यावरण के अनुसार खुद को ढालने का एक बेहतरीन रासायनिक तंत्र है। कूटनीति से आगे बढ़कर अब रसायन विज्ञान के एक ऐसे मिश्रण की बात करते हैं जो मुझे किसी हॉलीवुड डकैती फिल्म यानी हीस्ट मूवी की याद दिलाता है। हीस्ट मूवी? अब ये कौन सा रसायन है? हम बात कर रहे हैं एक्वा रेजिया की। ओ, एक्वा रेजिया, जिसे रॉयल जल भी कहा जाता है। हाँ,
एक्वा रेजिया। ये वास्तव में प्रयोगशालाओं में इस्तेमाल होने वाले सबसे शक्तिशाली और आक्रामक तरल पदार्थों में से एक है। इसकी कहानी दिलचस्प इसलिए है क्योंकि हमने अभी बात की थी कि सोना एक बहुत ही सुरक्षित और अक्रिय धातु है, बिल्कुल। किसी बैंक की सबसे अभेद्य तिजोरी की तरह। हाँ, जिस पर आसानी से कोई असर नहीं होता। और प्रयोगशाला में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, ये दो बहुत ही खतरनाक अम्ल माने जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर सोने को अकेले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाए या अकेले नाइट्रिक अम्ल में डाला जाए तो सोने पर कोई असर नहीं होता। एकदम सही। मतलब अकेले ये दोनों चोर इस सोने की तिजोरी को नहीं तोड़ सकते। लेकिन जब इन दोनों को एक विशेष अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणाम कुछ और ही होता है। और यही वो मोड़ है जहाँ डकैती कामयाब होती है। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 3 हिस्से और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का 1 हिस्सा, यानी 3:1 का रेशियो। हाँ, 3.1 के अनुपात में इन दोनों को मिलाकर एक्वा रेजिया का ताज़ा मिश्रण तैयार किया जाता है। और जैसे ही ये दोनों हाथ मिलाते हैं, ये सोने और प्लैटिनम जैसी सबसे कठोर और सुरक्षित धातुओं को भी पिघला देते हैं, एक झटके में। तो मेरा सवाल ये है कि आखिर इन दोनों के मिलने से आणविक स्तर पर ऐसा कौन सा नया हथियार बनता है जो सोने के अजेय रक्षा कवच को भी भेद देता है? ये पूरा खेल टीम वर्क और भूमिकाओं को बांटने का है, जैसे किसी हीस्ट में होता है। अच्छा, दोनों का अलग अलग काम है। हाँ, जब ये दोनों सांद्र अम्ल मिलते हैं तो वे एक अत्यंत संक्षारक और भभकता हुआ द्रव बनाते हैं। सोने के परमाणुओं को अलग करने के लिए दोहरे हमले की जरूरत होती है। दोहरा हमला। इस मिश्रण में नाइट्रिक अम्ल एक शक्तिशाली ऑक्सीकारक का काम करता है। ऑक्सीकारक का अर्थ है कि वह सोने के परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन्स छीनने का प्रयास करता है। नाइट्रिक अम्ल सोने की सतह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेता है, जिससे सोने के आयन बनने लगते हैं। लेकिन सिर्फ इतना करना काफी नहीं होता है ना, सोने को पिघलाने के लिए? सही कहा। अगर केवल नाइट्रिक अम्ल होता तो प्रक्रिया वहीं रुक जाती, लेकिन यहीं पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना काम शुरू करता है। वो क्या करता है? वह विलयन में भारी मात्रा में क्लोराइड आयन उपलब्ध कराता है। ये क्लोराइड आयन तुरंत उन नवजात सोने के आयनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अरे वाह! और उनके साथ मिलकर एक नया घुलनशील यौगिक बना लेते हैं, जिसे क्लोरोऑरिक अम्ल कहते हैं। मतलब एक ने कमजोर किया और दूसरे ने घेर लिया। बिल्कुल। नाइट्रिक अम्ल सोने को कमजोर करता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसे खींचकर विलयन में घोल लेता है। दोनों का ये समन्वित हमला इतना तेज होता है कि सोने की ठोस रचना बिखर जाती है और वह पिघलकर तरल में बदल जाता है। ये तो आणविक स्तर पर सच में किसी मास्टरमाइंड योजना की तरह काम करता है ना? अब प्रयोगशाला के इन खतरनाक अम्लों और उग्र धातुओं से बाहर निकलकर थोड़ा रोजमर्रा की जिंदगी में आते हैं। मतलब ये रसायन विज्ञान हमारी रसोई, हमारी गाड़ियों और इमारतों में कैसे काम कर रहा है, इसके व्यावहारिक उपयोग को समझना भी उतना ही जरूरी है। विज्ञान का सबसे बड़ा व्यावहारिक उपयोग उन समस्याओं से लड़ने में होता है जो धातुएं प्राकृतिक रूप से पैदा करती हैं, और इनमें सबसे आम और बड़ी समस्या है धातुओं का संक्षारण, कोरोजन, जिसे रोजमर्रा की भाषा में लोहे पर जंग लगना कहा जाता है। हाँ, जंग लगना। लोहे पर दिखने वाली वो लाल भूरी पपड़ीदार परत जो धीरे धीरे पूरे धातु को अंदर से खोखला कर देती है। बिल्कुल। स्रोत इस बात को बहुत स्पष्ट करता है कि लोहे पर जंग लगने के लिए दो चीजों की एक साथ मौजूदगी अनिवार्य है, हवा यानी ऑक्सीजन और पानी यानी नमी। इन दोनों के बिना जंग नहीं लग सकता। हाँ, अगर हवा है लेकिन पानी नहीं, या पानी है लेकिन हवा नहीं, तो लोहे पर जंग नहीं लगेगा। जंग लगने की ये पूरी प्रक्रिया असल में एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है, इलेक्ट्रोकेमिकल। अच्छा, वो कैसे? लोहे की सतह पर जब पानी की बूंद गिरती है तो वो एक छोटे से बैटरी सेल की तरह काम करने लगती है। बैटरी सेल, पानी की बूंद। हाँ, ऑक्सीजन लोहे से इलेक्ट्रॉन्स खींचने की कोशिश करती है और पानी उस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन्स को बहने का रास्ता देता है। इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। एकदम सही। जब इलेक्ट्रॉन्स लोहे से निकलकर ऑक्सीजन और पानी के साथ मिलते हैं तो आयरन ऑक्साइड बनता है, जिसे हम जंग कहते हैं। दोनों में से एक भी चीज हटा दी जाए तो ये सर्किट टूट जाता है। और धातुओं को इस विनाश से बचाने के लिए विज्ञान कई तरह के ढाल बनाता है। इनमें से एक दिलचस्प तरीका है एनोडीकरण या एनोडाइजिंग। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से एल्यूमिनियम को बचाने के लिए किया जाता है। इसमें एल्यूमिनियम के सतह पर जानबूझकर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक मोटी परत चढ़ा दी जाती है,
मतलब जहर को ही जहर से मारना। एल्यूमिनियम को हवा के ऑक्सीजन से बचाने के लिए उस पर पहले से ही ऑक्साइड का एक मोटा कोट पहना देना। देखो, एल्यूमिनियम स्वाभाविक रूप से ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही ऑक्साइड की एक पतली परत बना लेता है, जो उसे आगे खराब होने से रोकती है। अच्छा, ये प्राकृतिक रूप से होता है? हाँ, लेकिन एनोडीकरण की प्रक्रिया में विद्युत धारा का उपयोग करके इस प्राकृतिक ऑक्साइड की परत को और अधिक मोटा और सख्त बना दिया जाता है, ताकि वो और सुरक्षित हो जाए। बिल्कुल। यह परत एक स्थायी ढाल बन जाती है जो अंदर के शुद्ध एल्यूमिनियम को बाहरी वातावरण से पूरी तरह काट देती है। लोहे को बचाने के लिए एक और लोकप्रिय तरीका है यशद लेपन या गैल्वेनाइजेशन। हाँ, जस्ते की परत चढ़ाना। इसमें लोहे की वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए उन पर पिघले हुए जस्ते की एक पतली परत चढ़ा दी जाती है। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत ही व्यावहारिक परिदृश्य सामने आता है। बताइए। मान लीजिए अगर लोहे पर जस्ते की परत चढ़ी है और इस्तेमाल के दौरान उस परत पर कोई गहरी खरोंच आ जाए, जिससे अंदर का लोहा सीधा हवा के संपर्क में आ जाए, तो क्या वो लोहा तुरंत जंग खाना शुरू कर देगा? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। या जस्ता खरोंच लगने के बाद भी कोई जादुई सुरक्षा देता है? ये रसायन विज्ञान की सबसे सुंदर व्यवस्थाओं में से एक है, और इसे समझने के लिए हमें वापस उसी सक्रियता श्रेणी पर जाना होगा। अच्छा, फिर से वो पहलवानों की सूची? हाँ, सक्रियता श्रेणी में जस्ता यानी जिंक लोहे से ऊपर स्थित है। इसका मतलब है कि जस्ता लोहे के मुकाबले अधिक आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स छोड़ने को तैयार रहता है। यानी जस्ता ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करने के लिए लोहे से ज्यादा बेताब है। बिल्कुल। जब खरोंच लगती है और हवा की ऑक्सीजन उस जगह पहुंचती है, तो उसके सामने लोहा भी होता है और जस्ता भी। दोनों होते हैं। लेकिन अपनी उच्च क्रियाशीलता के कारण जस्ता लोहे से पहले आगे आ जाता है। वो ऑक्सीजन को अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देता है और खुद ऑक्सीकृत होकर नष्ट होने लगता है। ओह, तो लोहा बच जाता है? हाँ, इस प्रक्रिया में लोहे के इलेक्ट्रॉन्स सुरक्षित रहते हैं। जब तक खरोंच के आसपास जस्ते का एक छोटा सा कण भी मौजूद है, वो खुद का बलिदान देकर लोहे को जंग लगने से बचाता रहेगा। इसे ही बलिदानी सुरक्षा कहते हैं ना, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। एकदम सही। मतलब एक धातु दूसरे धातु की रक्षा के लिए खुद को दांव पर लगा देती है। क्या बात है। खैर, धातुओं की कमजोरियों को दूर करने और उन्हें हमारी जरूरतों के हिसाब से ढालने का एक और सबसे बेहतरीन तरीका है, और वो है मिश्रातु बनाना, एलॉयज बनाना। हाँ, ये दो या दो से अधिक धातुओं का या एक धातु और एक अधातु का समांगी मिश्रण होता है। देखो, प्रकृति ने किसी भी एक तत्व को परिपूर्ण नहीं बनाया है। लोहे में ताकत है लेकिन वो जंग खा जाता है। सोने में चमक है लेकिन वो बहुत नरम है। मिश्र धातु बनाने की कला हमें अलग अलग तत्वों के बेहतरीन गुणों को एक साथ मिलाने की आजादी देती है। ये बिल्कुल कई अलग अलग शक्तियों वाले लोगों को मिलाकर एक सुपर हीरो टीम बनाने जैसा है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। उदाहरण के लिए शुद्ध लोहा ले लीजिए। शुद्ध अवस्था में लोहा इतना नरम होता है कि गर्म होने पर आसानी से खिंच जाता है, लेकिन अगर उसमें कार्बन की बहुत ही मामूली सी मात्रा मिला दी जाए, मतलब सिर्फ लगभग 0.05%, हाँ, 0.05%, तो वो एकदम कठोर और मजबूत बन जाता है। सिर्फ चुटकी भर कार्बन लोहे के पूरे व्यवहार को कैसे बदल देता है। हमने शुरुआत में इलेक्ट्रॉन के समुद्र और धातुओं के परतों के फिसलने की बात की थी, याद है? हाँ, लेयर्स का फिसलना। शुद्ध लोहे में परमाणु एक समान आकार के होते हैं, इसलिए उनकी परतें आसानी से फिसल जाती हैं, जो उसे नरम बनाती हैं। ठीक है। लेकिन जब हम उसमें थोड़ा सा कार्बन मिलाते हैं, तो कार्बन के परमाणु आकार में बहुत छोटे होते हैं। वे लोहे के परमाणुओं के बीच की खाली जगहों में जाकर बैठ जाते हैं, अंतराकाशी स्थानों में। हाँ, और ये छोटे परमाणु एक तरह से स्पीड ब्रेकर का काम करते हैं। वे लोहे की परतों को एक दूसरे पर फिसलने से रोक देते हैं। ओह। परतें फिसल नहीं पाती तो धातु स्वतः ही कठोर और मजबूत हो जाती है। और अगर हमें एक ऐसा लोहा चाहिए जो मजबूत होने के साथ साथ कभी जंग ना खाए, तो हम एक नई टीम बनाते हैं। स्टेनलेस स्टील की टीम। बिल्कुल। लोहे में निकल और क्रोमियम जैसी धातुओं को मिला दिया जाता है और हमारे पास स्टेनलेस स्टील तैयार हो जाता है। हमारी रसोई के लगभग सारे बर्तन इसी स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं। सोचिए, अगर इंसान ने मिश्रातु बनाने का ये विज्ञान नहीं खोजा होता, तो शायद हमें अपनी रसोई में रोज जंग से लड़ना पड़ता। सच में। और आभूषणों की दुनिया में भी मिश्रातु का यही सिद्धांत काम करता है ना? बिल्कुल। हम जो सोने के गहने पहनते हैं, वे कभी 24 कैरेट शुद्ध सोने के नहीं होते। हाँ, वो तो बहुत नरम होता है। 24 कैरेट का सोना इतना नरम होता है कि उससे बने आभूषण थोड़ा सा दबाव पड़ने पर ही
अपना आकार खो देंगे या मुड़ जाएंगे। तो फिर क्या मिलाते हैं उसमें? उसे कठोर और टिकाऊ बनाने के लिए उसमें जानबूझकर थोड़ी सी मात्रा में चांदी या तांबा मिलाया जाता है। इस मिश्रण से 22 कैरेट का सोना बनता है, जो अपनी चमक भी बरकरार रखता है और गहनों के रूप में लंबे समय तक टिका भी रहता है। हाँ, यहाँ शुद्धता के मुकाबले व्यावहारिकता की जीत होती है। बिल्कुल। तो जब हम इस पूरे सफर को एक साथ रखकर देखते हैं तो ये समझ आता है कि धातुएं और अधातुएं सिर्फ विज्ञान की किताबों में छपे नाम नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। 1 ग्राम सोने के बारीक तार से लेकर केरोसिन के अंदर शांत बैठे सोडियम तक, और जंग से लड़ने वाले स्टेनलेस स्टील से लेकर एक्वा रेजिया के उस अचूक हमले तक, ये सब हमारी दुनिया का अदृश्य आर्किटेक्चर है। सही कहा आपने। इलेक्ट्रॉन के लेनदेन और सक्रियता श्रेणी के नियम ही ये तय कर रहे हैं कि हमारे घर कैसे बनेंगे, हमारे वाहन कैसे चलेंगे और हमारी तकनीक कितनी दूर तक जाएगी। और विज्ञान का असली सौंदर्य इसी में है कि वह हमें प्रकृति के इन तत्वों के गहरे व्यवहार को समझने की दृष्टि देता है। बिल्कुल। जब हम समझते हैं कि कोई चीज आणविक स्तर पर कैसे काम कर रही है, तभी हम उसका उपयोग अपनी सभ्यता को बेहतर बनाने के लिए कर पाते हैं। तो इस विस्तृत चर्चा को समाप्त करते हुए मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगा जो किसी के लिए भी सोचने का विषय हो सकता है। बताइए। देखिए, हम इंसान लगातार अपनी जरूरतों के हिसाब से मिश्रातु बना रहे हैं, एलॉयज बना रहे हैं और प्रकृति के दिए गए भौतिक नियमों की सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। भौतिक विज्ञान और नैनो टेक्नोलॉजी आज जिस तेज गति से विकसित हो रही है, उसे देखकर ये कल्पना करना बहुत दूर की बात नहीं लगती कि शायद भविष्य में हम कोई ऐसी नई धातु तैयार कर लें जो लोहे जैसी अजेय मजबूती रखती हो, लेकिन शीशे जैसी पूरी तरह से पारदर्शी हो और वजन में हवा जैसी हल्की हो। ओह वाओ! अगर ऐसा मुमकिन हुआ तो वो पदार्थ विज्ञान की पूरी दुनिया को पलटकर रख देगा, है ना? हमारी इमारतें, हमारे वाहन, अंतरिक्ष की यात्राएं, सब कुछ एक नए युग में प्रवेश कर जाएंगे। इंसान की कल्पना ही विज्ञान की अगली मंजिल तय करती है। बिल्कुल सही कहा। अगर वो पारदर्शी और हल्की धातु सच में बन गई तो हमारी ये दुनिया दिखने में कैसी होगी? इस रोचक सवाल और रसायन विज्ञान की इस गहरी समझ के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। अपने आसपास की दुनिया को उत्सुकता से देखते रहिए और विज्ञान को समझते रहिए।